हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज, जो आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते हो और अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो तो आपको कभी भी ये आइडिया नहीं लग पाता कि उस चैप्टर से या उस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q travels on a circular path of radius r that is perpendicular to the magnetic field b. The time taken by the particle to complete one revolution is. ये बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी, और जो इसका टाइम पीरियड होता है यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A proton moving with a velocity 2.5 into 10 raised to power 7 meter per second enters a magnetic field of intensity 2.5 Tesla at an angle 30 degree with the magnetic field. The force on the proton is. तो जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर प्रोटॉन इतने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से एंटर करता है। तो याद रखो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। वेलोसिटी आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁷ और b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2.5 टेस्ला इनटू साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। साइन 30 डिग्री लिख देंगे हम लोग। साइन 30 कितना होता है 1/2 के बराबर, यानी कि ये बनेगा 1.6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 को 6.25 आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, और साइन 30 हो गया 1/2 इंटू 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा -12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻12। थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जब भी प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 5 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर वुड बी। ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो किया जा रहा है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे किसी आर डिस्टेंस के ऊपर वो कितना है b के बराबर है, और डिस्टेंस बता रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यानी कि इस वायर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड b है। तो देखो किसी भी स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 2 पाई r। यहां पे आप देख सकते हो कि जो b की वैल्यू है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बाकी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। जो चीज हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो है डिस्टेंस, यानी कि b की वैल्यू r की क्या हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, यानी कि हम लिख सकते हैं b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू r2 अपॉन r1। पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है b, बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको फाइंड करना है।
R2 यानी कि बाद में जो डिस्टेंस है वो इसने 20 सेंटीमीटर बता रखी है, 20 पुट कर देंगे। इनिशियल जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, 5 लिख देंगे। दोनों डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 4:1, यानी कि B2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी B2 इक्वल्स टू B/4 के बराबर। यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B/4 के बराबर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर कैरी करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड 8 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय ईच अदर इज। ये बोला कि हमारे पास में दो वायर्स हैं और उन दोनों वायर्स में हम सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I2। यहाँ पे पहले वायर में जो करंट है वो है 5 एम्पियर, यानी कि I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है, और दूसरे वायर में करंट है 8 एम्पियर, यानी कि दूसरे वायर में करंट I2 होगा 8 एम्पियर के बराबर। ठीक है जी। अब इसने बोला कि इन वायर्स को हमने 0.5 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब इनके बीच में दूरी कितनी है, 0.5 मीटर के बराबर है। तो इन वायर्स की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो जब भी दो वायर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है तो उन वायर्स की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 I2 की जगह आप 5 और 8 लिख दो, डिवाइडेड बाई 2πr। r की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.5 इंटू 2 यानी कि ये तो 1 बन गया, पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 16 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन के बराबर। और अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन भी आप इसको लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करते हैं तो हमेशा उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अगर हम दो वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो उनके बीच में हमेशा एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें बता रखा है कि जो फोर्स है वो होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, और फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस a कैरीज ए स्टेडी करंट I। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 at a/2 and B2 at distance 2a is। देखो यहाँ पे ये एक थिक वायर की बात कर रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस भी आपको दे रखी है। तो एक थिक वायर है सपोज करो अपने पास में, और इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रहा है। ये मान लो वायर की एक्सिस है और इसकी रेडियस इसने बता रखी है a, और पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ पे करंट पास हो रहा है। ठीक है जी, इसका जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे ये करंट पास हो रहा होगा, जिसको हम I बोल देते हैं। अब हमें दो अलग अलग जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको कंपेयर करना है। कौन कौन सी दो जगह पे, तो वायर की एक्सिस से पहला जो पॉइंट है वो है a/2 डिस्टेंस पे। तो ये वायर की एक्सिस है, इससे a/2 डिस्टेंस पे, यानी कि r की वैल्यू हो गई a/2। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है वो है B1, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे 2a डिस्टेंस पे, यानी कि वायर की एक्सिस से हम 2a डिस्टेंस पे चले जाएंगे, यानी कि r की वैल्यू 2a होगी। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2। अब दोनों का रेशियो आपको पता करके बताना है कि B1 अपॉन B2 कितना होगा। देखो कोई भी वायर है, अगर हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, अगर वो सॉलिड वायर है और जो करंट है उसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है B in इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटल R का मतलब होता है रेडियस। तो इस वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिखा जा सकता है B1 इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू R की वैल्यू यहाँ पे a/2 है, a/2 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू R स्क्वायर। R मतलब रेडियस ऑफ द वायर, जो कि a दे रखी है, तो a का स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो B1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास म्यू नॉट I, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4 पाई a,
ये इस वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो B2 यहाँ पे कितना होगा, ये आउटसाइड द वायर हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू यहाँ पे 2a बता रखी है, यानी कि ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करो, आप देख रहे हो कि दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है। इसका मतलब B1 अपॉन B2 यहाँ पे कितना होगा, ये 1:1 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे जो B वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। यानी कि इस सिलेंड्रिकल वायर की एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे और इसके बाहर 2a डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबरी होगा और उसका रेशो 1:1 के बराबर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An ammeter and a voltmeter are connected in series to a battery. Their readings are noted as A and V respectively. If a resistor is connected in parallel with the voltmeter, then अब ये बोल रहा है कि एक अमीटर और एक वोल्टमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये अमीटर मान लो, ये अपना वोल्टमीटर है, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के अक्रॉस। अब सीरीज में कनेक्ट किया है तो इनमें सेम करंट पास हो रहा होगा। कोई V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है सपोज, तो इसमें सेम करंट पास हो रहा होगा अमीटर और वोल्टमीटर से। ठीक है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो काफी कम होगा, लो रेजिस्टेंस होता है। और जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब शुरुआत में इनकी जो रीडिंग्स है उनको A और V बोला है, मतलब अमीटर की रीडिंग को A और वोल्टमीटर की रीडिंग को V बोला गया है। अब हमने क्या किया, इफ ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि जो वोल्टमीटर है उसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो ये समझते हैं। जैसे आप वोल्टमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, जो वोल्टमीटर है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप दो रेजिस्टेंस को, क्योंकि वोल्टमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में आपने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो जब भी आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा उन दोनों में से जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो पूरे सर्किट का भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, जिससे सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। और अगर करंट इंक्रीज होगा तो अमीटर यहाँ पे पहले से ज्यादा रीडिंग दिखाएगा, यानी कि जो अमीटर की रीडिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो वोल्टमीटर है उससे जो पहले करंट पास हो रहा था उसकी कंपैरिजन में अब जो करंट है वो कम पास होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब यहाँ पे करंट पहुंचा तो अब करंट के पास में दो रास्ते हैं, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इसमें से जाएगा, यानी कि वोल्टमीटर से जो करंट पास हो रहा होगा वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज होगा, यानी कि जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग यहाँ पे पहले से डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रीडिंग A की यहाँ पे इंक्रीज होगी और V की यहाँ पे डिक्रीज होगी, यानी कि अमीटर की रीडिंग यहाँ पे पहले से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है, और वोल्टमीटर की रीडिंग यहाँ पे पहले से डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे A वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट IG. If a shunt of resistance S1 is connected to the galvanometer, it gets converted into an ammeter of range 0 to I. ठीक है जी, ये 0 से I करंट को मेजर करने वाला एक अमीटर बन जाता है। ठीक है, when the resistance of the shunt is made S2, its range becomes 0 to 2I. Then S1 upon S2 is. अब अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करके, जो शंट रेजिस्टेंस है उसको चेंज करके S2 कर देते हैं, तो अब ये 0 से 2I करंट मेजर करने वाला अमीटर बन जाता है। तो आपको पूछा है कि S1 और S2 का रेशियो क्या होगा। देखो, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगाना पड़ता है। तो जो शंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। अब ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब पहले केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे पहले केस में जो शंट रेजिस्टेंस है वो S1 है, IG इंटू RG। IG का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट,
जो कि गैल्वेनोमीटर के लिए डिफाइन किया जाता है, और Rg का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। I यानी करंट अब कितना है, कितना करंट मेजर करने वाला एमीटर बनेगा, तो जब हम शंट S1 कनेक्ट करते हैं तो 0 से I करंट मेजर करने वाला एमीटर बन रहा है, तो I की वैल्यू यहाँ पे I पुट करनी है माइनस Ig। सेकंड केस में हमने शंट रेजिस्टेंस S2 कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से जो एमीटर की रेंज है वो 0 से 2I हो जाती है। ठीक है जी, तो शंट की जगह हम शंट रेजिस्टेंस S2 पुट कर देते हैं, Ig इंटू Rg डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा, अब करंट होगा यहाँ पे 2I जिसको हम मेजर कर पाएंगे, तो 2I माइनस Ig यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आपको S1 अपॉन S2 पूछा जा रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो S1 अपॉन S2 अपने पास आएगा। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो 2I माइनस Ig डिवाइडेड बाई I माइनस Ig। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो S1 और S2 का रेशियो है वो 2I माइनस Ig अपॉन I माइनस Ig के बराबर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। ये बोल रहा है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें हम जो कॉइल यूज करते हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को रखा जाता है और उस कॉइल को एक मेटल के फ्रेम के ऊपर लपेटा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो, जब हम मेटल फ्रेम के ऊपर कॉइल को लपेटते हैं और जैसे ही हम उस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करते हैं, उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा जिसकी वजह से कॉइल घूमेगी। अब कॉइल को आपने एक मेटल फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है जिससे वो मेटल फ्रेम भी घूम रहा होगा कॉइल के साथ साथ। अब जब भी वो मेटल फ्रेम घूमेगा तो उस मेटल फ्रेम से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा और उसकी वजह से उस मेटल फ्रेम के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो जो एडी करंट होगा वो उस फ्रेम के या उस कॉइल के मोशन का अपोजिशन करेगा, जिसकी वजह से जो कॉइल है या जो फ्रेम है वो क्विकली रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब तुरंत आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। मतलब जो फ्रेम है उसका काम होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड करना ताकि तुरंत हमको रीडिंग्स मिल सके। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ एनी शेप इज गिवन बाय। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है छोटा सा, आपके पास कोई भी वायर है सपोज करो और उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम कौन से रूल से पता करते हैं। तो याद रखना है कि इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। जिस डायरेक्शन में वायर में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड थंब को पॉइंट करते हैं, तो फिंगर्स वायर के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। जैसे यहाँ पे वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो आपको राइट हैंड थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करना है, फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही होंगी, इधर से आउटवर्ड आ रही होंगी। इसका मतलब इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप का होगा, इधर से इनवर्ड होगा, इधर से आउटवर्ड होगा। तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसके लिए हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं इसको बताने के लिए, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला माना जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ए चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस। देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स ऑन इट्स इज। मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा वो हमको बताना है। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है
उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इन टू ई। और जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, या उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, यानी कि अपना आंसर होगा क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहां पे आप चाहो तो क्यू कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा, यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन स्पेस with constant velocity in an electric field E and magnetic field B. The angle between electric field and magnetic field should be. देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोटॉन है जो एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो प्रोटॉन है उस पे चार्ज क्यू मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट बता रखी है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिना मुड़े सीधा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना चाहिए और मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चाहिए। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन पे कैसे चल पा रहा है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल की या तो स्पीड कम ज्यादा होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब सिंपल सा ये इसका मतलब निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहे होंगे वो आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, और इन दोनों को यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को आपस में कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस प्रोटॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो फोर्स होगा F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रहा होगा कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा ताकि वो इसको कैंसिल कर पाए। तो यहाँ पे अगर मैं एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। V यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट से वो आपको फोर्स की डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो V क्रॉस B राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। कितना? Q V B और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स लगेगा QVB। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए और जो चार्ज पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाए। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए पहली बात, और इनका मैग्नीट्यूड कुछ इस टाइप का होना चाहिए ताकि ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाए। यानी कि यहाँ पे एंगल पूछा गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, तो एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरीज ए करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज B, at what distance from the center on the axis of the coil the magnetic field will be B/8। ये बोल रहा है कि एक अपने पास कॉइल है और उस कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर O मान लेते हैं, इसका रेडियस अपन R मान लेते हैं, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B के बराबर, और एक्सिस के ऊपर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B/8 के बराबर। तो एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है ये आपको बतानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। मान लो कि ये डिस्टेंस है सपोज करो x के बराबर, तो x हमको फाइंड करके बताना है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इसने B बोला है। अब हमको कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी पता है कि कोई भी कॉइल हो उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni अपॉन में 2R। यहाँ पे
जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको इस क्वेश्चन में B बोला गया है तो मैं लिख देता हूँ B इक्वल्स टू यहाँ पे होना चाहिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r के बराबर। ठीक है जी। फिर इसने बोला कि एक्सिस के ऊपर किसी डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B/8 के बराबर है। तो कोई भी कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल, उसकी एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस क्वेश्चन में B/8 बता रखा है तो इसको B/8 लिख देते हैं। ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो दो इक्वेशन अपने पास आ चुकी हैं। हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप इनको डिवाइड करोगे, सपोज करो मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 8, b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो म्यू नॉट एन आई ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आएगा आर और एक ये आर स्क्वायर यानी कि आर क्यूब बन जाएगा ये। तो इसको लिख सकते हैं 8 और ये बन जाएगा आर क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है जी। अब दोनों साइड में पावर 1/3 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2r, 2 का क्यूब 8 होता है तो पावर 1/3 करेंगे तो 8 का पावर 1/3 2 आएगा, और इधर आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 बच जाएगा क्योंकि पावर 1/3 करने से 3 हट चुका है, पावर 1/2 अभी भी है। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया अपना 3r स्क्वायर के बराबर, यानी कि x की वैल्यू अपने पास निकल के आ चुकी है √3r के बराबर, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड देन, पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, दूसरा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड, तीसरा है डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड, और फोर्थ है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड। तो याद रखो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, जैसे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया जा रहा है। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल सपोज करो एंटर कर रहा है जिसपे चार्ज क्यू है, वेलोसिटी v है। जैसे ही एंटर करेगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाएगा। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू mv अपॉन qb, यानी कि जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है वो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सर्कुलर पाथ की रेडियस भी ज्यादा होगी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन qb। ये चीज हमको याद रखनी है। यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तभी ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा और ऐसे सर्कुलर पाथ ये कवर करेगा। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, और अगर परपेंडिकुलर लगेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा चार्ज पार्टिकल की, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। याद रखना है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं कर पाता। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन माना जाएगा, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स which are parallel to each other, the particle will move in a। तो जो पार्टिकल है वो कौन से पाथ के ऊपर मूव करेगा वो हमको बताना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रीजन है जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसको रखा गया है और इसको छोड़ दिया जाता है।
है ना, रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब है शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पे इसको रखा हमने और इसको छोड़ दिया। जैसे इसको रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो इतना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा जिसकी वजह से ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब जैसे ये वेलोसिटी गेन करेगा तो क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पे थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर थीटा 0 होगा तो क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये और किसी भी डायरेक्शन में मुड़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए डी, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, क्योंकि इस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होता तो भी इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही रहता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, और उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बनता 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है तो आंसर तब भी 0 आता है। मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर 0 लगेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा पाएगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे, तो बच्चों नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर, जिसका नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको हैंड रिटन नोट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे नोट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट टेस्ट पेपर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जिससे आप हर एक चैप्टर की अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिल जाएंगी, जिससे पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, और ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारी जो ऐप है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऐप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए करंट I एम्पियर फ्लोज इन ए लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल ट्यूब देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब इज। ये बोल रहा है कि एक होलो ट्यूब है अपने पास में और उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको बताना है। कोई भी होलो ट्यूब हो, जब आप उस ट्यूब से करंट पास करोगे तो करंट इसकी सरफेस से पास होगा। इनसाइड द ट्यूब करंट की वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगर कोई भी होलो ट्यूब है और अगर आप उसमें करंट पास करते हो तो उसके अंदर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। उसकी सरफेस पे और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I एट ए पॉइंट डिस्टेंस D फ्रॉम इट इज गिवन बाय। ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें हम करंट I फ्लो कर रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें बताना है। तो कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, अगर उसके परपेंडिकुलर D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन डी। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर विल द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उससे कितना डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के बराबर होगा। तो कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, उससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन r। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली 10⁻⁻7 के बराबर होती है, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी सिंपल हो जाएगी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। यहाँ पे b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁻⁵, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷,
2 इंटू आई की वैल्यू हमें दे रखी है 12 एम्पियर और आर की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है जी, तो आर को हम इधर ले आएंगे, ये आएगा 10 की पावर -7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, ये इधर चला जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जिसको अगर सेंटीमीटर में लिखोगे, क्योंकि ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो इसको 8 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी कैरी ए करंट आई एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल, अब दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे और कितना फोर्स उनके बीच में लगेगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो, जब भी हम दो वायर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं और उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ये इन वायर्स की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू दोनों वायर्स में सेम है, तो हम लिखेंगे μ0 I इंटू आई, और डिस्टेंस यहाँ पे d बता रखी है तो 2πd आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा μ0 I स्क्वायर अपॉन 2πd। और ये जो फोर्स है इसका नेचर क्या होगा, तो अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता तो ये एक दूसरे को रिपेल करते। अब क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आपको करंट बता रखा है, इसका मतलब अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इनकी यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होगा μ0 I स्क्वायर अपॉन 2πd। यानी कि यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सोलेनॉइड्स ऑफ द सेम लेंथ हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेशियो 2:3। जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनका रेशियो आपको दे रखा है n1 अपॉन n2 2:3 के बराबर, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब दोनों सोलेनॉइड्स को हमने एक दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर इज, तो इनके सेंटर्स के ऊपर कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है जी, मान लो पहली वाली जो सोलेनॉइड है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, दूसरी वाली सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है B2। अब कोई भी सोलेनॉइड हो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू μ0 NI, जहां पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको आप N बाई L भी लिख सकते हो, जहां पे N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और L का मतलब है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है 2:3। अब लेंथ यहाँ पे सेम बता रखी है दोनों सोलेनॉइड्स की, और क्योंकि इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है इसलिए जो भी करंट इनमें फ्लो होगा वो भी सेम रहेगा। दोनों सोलेनॉइड में जो करंट जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो B1 अपॉन B2 होगा वो बराबर होगा N1 अपॉन N2 के, क्योंकि बाकी चीजें यहाँ पे दोनों सोलेनॉइड्स के लिए कॉमन होगी। करंट भी सेम है दोनों सोलेनॉइड्स के लिए और लेंथ भी सेम है, और μ0 यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसलिए B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बोल सकते हो इस वाले केस में। यानी कि B1 अपॉन B2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 बन गया। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू का रेशियो आपको पूछा जा रहा है, तो जो N1 अपॉन N2 का रेशियो है वही क्या होगा, B1 अपॉन B2 का रेशियो होगा। यानी कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर्स आर मेड ऑफ सिमिलर वायर्स एंड हैव द सेम नंबर ऑफ टर्न्स। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक इंडक्शंस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स इज। मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं, तो उन कॉइल्स के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे दो कॉइल्स की बात कर रहा है जिनकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यानी कि पहली जो कॉइल है वो छोटी है और दूसरी जो कॉइल है वो कंपैरेटिवली बड़ी है। यहाँ पे पहले से बड़ी है, पहले वाली कॉइल है उससे बड़ी कॉइल है, और दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। दोनों की रेडियस का जो रेशियो है वो आप बता सकते हो। पहली कॉइल है उसकी रेडियस है R1 यानी कि 15 सेंटीमीटर, दूसरी कॉइल है उसकी रेडियस है R2 जो कि है 30 सेंटीमीटर। यानी कि R1 अपॉन R2 हम बोल सकते हैं 1/2 के बराबर आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम बता रखे हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि N1 और N2 यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। N1 इक्वल टू N2 बोल सकते हो।
और क्योंकि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है इसलिए इनमें करंट अलग अलग जाएगा। वैसे I1 और I2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। अगर टोटल करंट यहाँ पे आ रहा होगा I, तो वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा। अब इन करंट का रेशियो भी बता देते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल्स में सेम है, लेकिन क्योंकि ये छोटी कॉइल है, ये बड़ी कॉइल है, इसकी रेडियस की कंपैरिजन में इस वाली कॉइल की रेडियस डबल है ना। ये 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, मतलब इस वाली कॉइल का साइज बड़ा है, इसकी रेडियस डबल हो गई इससे। इसका मतलब इसको बनाने में हमें डबल लेंथ का वायर यूज करना पड़ा होगा, क्योंकि जो एक टर्न की लेंथ होती है किसी भी कॉइल में वो 2 पाई आर के बराबर होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द कॉइल के बराबर। अब यहाँ पे रेडियस डबल कर दी, इसका मतलब इसको बनाने में, सेम नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल बनाने में हमें डबल लेंथ का वायर यूज करना पड़ा होगा। यानी कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस अगर R है तो इस डबल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस 2R होना चाहिए। ठीक है। अब जब भी करंट डिवाइड होता है 2 ब्रांचेज में, तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज्यादा करंट जाता है, और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें कम करंट जाता है। अब क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच का, यानी कि ऊपर वाली साइड में जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसके वायर की लेंथ कम होगी, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि इसके वायर की लेंथ ज्यादा है। और रेशो क्या है रेजिस्टेंस का 1:2, तो इसके अपोजिट रेशो में करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब I1 अपॉन I2 किसके बराबर होगा यहाँ पे, I1 अपॉन I2 यहाँ पे बराबर होगा 2:1 के, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशो 1:2 होगा, R अपॉन 2R यानी कि 1:2, तो करंट इसके अपोजिट रेशो में डिवाइड होगा यानी कि 2:1। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इनके सेंटर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका रेशो क्या होगा। तो किसी भी कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni अपॉन में 2R, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो अगर हमें B1 अपॉन B2 पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे B1 अपॉन B2 इक्वल टू, अब जो जो चीजें कांस्टेंट है दोनों के लिए वो हम यहाँ पे हटा देते हैं, जैसे μ0 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दोनों कॉइल्स में सेम बता रखे हैं, तो आप लिख सकते हो I1 अपॉन R1 इनटू, क्योंकि B1 अपॉन B2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं और B की वैल्यू I अपॉन R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ B1 अपॉन B2 इक्वल टू I1 अपॉन R1 इनटू R2 अपॉन I2, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड्स का रेशियो पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। I1 अपॉन I2 कितना है, यहाँ पे I1 अपॉन I2 है 2:1 के बराबर, और R2 अपॉन R1 कितना है, तो R2 अपॉन R1 आएगा 2:1 के बराबर, यानी कि आंसर आएगा 4:1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v along the positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field B directed along the negative z direction, extending from x equal to a to x equal to b. The minimum value of v required so that the particle can just enter the region of x greater than b is. चलो डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लो कि ये अपनी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर z एक्सिस हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये ओरिजिन हो गया। अगर z एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस z एक्सिस इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसने बता रखा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक है। तो ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू a वाला पॉइंट है, और ये मान लेते हैं x इक्वल टू b वाला पॉइंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के रीजन में है, मतलब मैं उसको इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊंगा क्योंकि वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जेड एक्सिस की तरफ, और कहां से कहां तक है, सिर्फ ए से लेके बी तक है, यहां से यहां तक की है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसका मास है m। तो यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे जा रहा है विद वेलोसिटी v, इसका मास m है। अब जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर करेगा तो आपको पता है कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया, अभी इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो Q इंटू V क्रॉस B लिखा जाता है। तो जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। V इधर है, B इनवर्ड है, तो V क्रॉस B ही, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल से
जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। अब अगर इसकी वेलोसिटी कम है तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है mv अपॉन क्यूबी। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो स्पीड कम होने से रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कम होगी और ये छोटे से सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। लेकिन इसको इधर बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये इस रीजन से बाहर निकल पाए? तो देखो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मान लो इसको यहाँ पे ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे घूमना है, मतलब ऐसे घूम के वापस आना है, मतलब कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। तो अगर इतनी रेडियस के सर्कल पे घूमना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब एकदम इस x इक्वल टू बी वाले पॉइंट तक आके ये ऐसे घूम जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए जो एक तरह से यहाँ पे वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए उसकी चार्ज पार्टिकल की, तो v इक्वल टू यहाँ पे आएगा क्यू बी आर बाई एम। अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से घूम के अगर वापस आना है, ऐसे घूम के आना है, अभी हम बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जस्ट यहाँ से ये ऐसे घूम जाए, तो उसके लिए ये जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की ये होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक की a है, तो ये डिस्टेंस होगी b माइनस a के बराबर, यानी कि r को आप लिख सकते हो b माइनस a, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए इसके लिए क्यू बी, और r की वैल्यू हमको लेनी है b माइनस a डिवाइडेड बाई m, तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर इससे कम वेलोसिटी रहेगी तब तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के वापस आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को इस रीजन से बाहर जाना है तो वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, मामूली सी ज्यादा होगी तो भी ऐसे निकल के बाहर चला जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम वेलोसिटी है वो लगभग इतनी होनी चाहिए चार्ज पार्टिकल की, ताकि वो बाहर निकल पाए। मिनिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो, क्यू बी इंटू स्मॉल बी माइनस ए अपॉन एम, यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होगी तो ये जस्ट इस रीजन को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, अगर इससे कम रहेगी तो ये इधर से वापस टर्न करके घूम के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two circular coils of diameter 10 cm and 20 cm have the same number of turns and current. The ratio of magnetic field inductions produced at the center of the coils when connected in series is. यहाँ पे दो सर्कुलर कॉइल्स की बात कर रहा है और दोनों को हमने क्या कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इनमें से एक छोटी कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी कि इनमें जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है करंट सेम जाता है। पहली जो कॉइल है उसका जो डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर, और दूसरी जो कॉइल है उसका डायमीटर आपको बता रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। और नंबर ऑफ टर्न्स इनमें सेम बता रखे हैं, N1 और N2 सेम है, और करंट भी सेम जाएगा इनमें। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको पूछा जा रहा है इनके सेंटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, मैग्नेटिक इंडक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या क्या चीज दोनों के लिए कॉमन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सेम है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स n1 इक्वल टू n2, तो ये दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया। म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, और करंट भी यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मतलब करंट भी सेम रहेगा, तो क्या बचा, R बचा, तो B की वैल्यू R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि B1 अपॉन B2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 लिख सकते हो आप। R2 अपॉन R1 मतलब 10/5, यानी कि आ जाएगा 2:1 के बराबर, यानी कि यहाँ पे B वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, जैसे मान लो एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो रहा है, अगर हम इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं लेंथ का, जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट के अलोंग मानी जाती है, तो बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके सेंटर से r दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर।
अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड वो कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है करंट इन द एलिमेंट, तो करंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है यहाँ पे आई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा लेंथ ऑफ द एलिमेंट, डीएल का मतलब है लेंथ ऑफ द एलिमेंट, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तीसरा है डायमीटर ऑफ द एलिमेंट, तो डायमीटर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है। आर का मतलब यहाँ पे है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, तो डायमीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। डायमीटर ऑफ द एलिमेंट के ऊपर इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टन्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 टेस्ला एट इट्स सेंटर। द कॉइल इज देन रीबाउंड सो एज टू हैव 4 टन्स एंड करंट इज पास थ्रू इट इज डबल्ड, मतलब उसमें जो करंट है उसको डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स को भी हमने पहले से डबल कर दिया। पहले 2 टर्न्स थे और अब हमने 4 टर्न्स बना दिए। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी, तो अब जो नई कॉइल बनी है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता रखा है B1 जो कि है 8 टेस्ला के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 2 बता रखे हैं और जो करंट है वो मान लेते हैं I1। ठीक है जी, अब सेकंड केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हमने 4 कर दिया, डबल कर दिया पहले से, और करंट को भी हमने पहले से डबल कर दिया, यानी कि 2I1 के बराबर हमने I2 को कर दिया है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल के सेंटर पे वो कितना होगा। तो एक चीज याद रखो, अगर हम सेम कॉइल को ओपन करके और वापस से रिवाउंड करते हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर देते हैं, पहले 2 टर्न्स थे अब 4 कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब छोटी कॉइल बनानी पड़ेगी। जैसे ये 2 टर्न्स वाली कॉइल है, तो अगर इसके 4 टर्न्स बनाने हैं तो कॉइल को छोटा करना पड़ेगा। अब ये इसमें 2 टर्न्स है, इसमें 4 टर्न्स है मान लो, ठीक है, तो रेडियस कितनी कम होगी यहाँ पे। तो याद रखो कि जिस रेशो में आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे उसी रेशो में रेडियस कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे अगर डबल कर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी अगर R2 है, तो क्या रिलेशन होगा, R1 अपॉन R2, यहाँ पे 2:1 के बराबर आएगा, यानी कि ये ज्यादा होगा और ये कम होगा रेडियस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा चुके हो, डबल कर चुके हो, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। तो R1 अपॉन R2 2:1 के बराबर आएगा। ठीक है जी, अब कोई भी कॉइल हो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni अपॉन 2R, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों जो कॉइल्स हैं, ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज हो गए, इसमें रेडियस भी चेंज हो गई और यहाँ पे करंट भी चेंज हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं B1 इक्वल टू, जैसे मैं पहले वाली कॉइल के लिए लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा μ0 N1 I1 डिवाइडेड बाई 2R1, और सेकंड कॉइल के लिए लिखूंगा B2 इक्वल टू μ0 N2 I2 अपॉन 2R2। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, यह आएगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे B1 अपॉन B2, तो μ0 और 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा N1 I1 अपॉन R1, ये नीचे आएगा N2 I2 और ये R2 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अब B1 की वैल्यू 8 टेस्ला दे रखी है, B2 हमको फाइंड करके बताना है। N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2 क्या लिख सकते हो, N1 अपॉन N2 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि रेशो होगा 2:4 यानी कि 1/2। ठीक है जी, I1 अपॉन I2 कितना लिखोगे, तो I1 अपॉन I2, I1 इधर है, I2 इसके नीचे आएगा, तो I1 अपॉन I2 आएगा 1/2 के बराबर। R2 अपॉन R1 कितना आएगा, तो R2 अपॉन R1 आएगा 1/2 के बराबर, यानी कि ये तो रेशो आ गया 1/8। तो 8 अपॉन B2 किसके बराबर आ रहा है, 1/8 के बराबर। तो B2 किसके बराबर आया भाई, तो ये आएगा 64 टेस्ला के बराबर, यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 64 टेस्ला के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर, ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B. द करंट इन द कॉइल इज I, इट हैज n टर्न्स एंड A इज द फेस एरिया ऑफ द कॉइल एंड नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद B. द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज, तो जो कॉइल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। देखो जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर जो
टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। और यहाँ पे ये जो थीटा होता है ये कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ पे बोला गया है नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द बी, यानी कि जो कॉइल है उसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ पे एरिया वेक्टर को बताता है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो आपका आंसर होगा टो इक्वल टू NIAB साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। इतना टॉर्क कॉइल के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इन विच एन इलेक्ट्रॉन विल मूव व्हेन सब्जेक्टेड टू ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। याद रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है, उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस आती है R इक्वल टू mv अपॉन QB, जहां पे Q का मतलब है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, M मतलब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल और V का मतलब है वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी उसको लिखा जाएगा mv अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, तो E इंटू बी लिख देंगे नीचे। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये D वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। रेडियस ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है वो होगी mv अपॉन BE के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend on. जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जहां पे N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I का मतलब है करंट इन द कॉइल, A का मतलब है एरिया ऑफ द कॉइल और B का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा गया है, और थीटा का मतलब है कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉइल है उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ द कॉइल, तो इसके ऊपर तो डिपेंड करता है ना। दूसरा है शेप ऑफ द लूप, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब लूप के एरिया पे डिपेंड करेगा। उस लूप की शेप कुछ भी हो सकती है, चाहे सर्कुलर लूप हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, किसी भी शेप का लूप हो, अगर एरिया सेम है तो टॉर्क सेम ही लगेगा। तो शेप ऑफ द लूप के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि जो टॉर्क है वो डिपेंड नहीं करेगा शेप ऑफ द लूप के ऊपर, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कनेक्टिंग ए बैटरी टू द टू कॉर्नर्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कंडक्टर फ्रेम ऑफ साइड ए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर फ्रेम अपने पास है और उसके जो दो डायगोनल्स है वहां पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। मान लो ये इसके दो डायगोनल्स हो गए, तो पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। जैसे ये दो डायगोनल्स है, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये एक बैटरी है इससे कनेक्ट कर दिया, तो इधर से करंट जाएगा, ऐसे इधर से एंटर करेगा, फिर हाफ करंट इधर चला जाएगा। जैसे मान लो टोटल करंट आई है तो I/2 करंट इधर जाएगा, क्योंकि इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस और इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो I/2 करंट इधर से जाएगा और I/2 करंट इधर से आएगा, फिर टोटल करंट I बनेगा, वापस इधर से I करंट वापस आ जाएगा। तो ये वाला केस है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर के ऊपर वो किधर आएगा, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। और इस नीचे वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आएगा, तो करंट अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे तो आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, दोनों आपस में कैंसिल। कैंसिल क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है वायर्स की, दोनों में करंट सेम है, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर पे सेम आएगा, इसलिए आपस में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल। इसी तरीके से अगर इस वाले वायर का और इस वाले वायर का देखा जाए तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले वायर का आएगा ऐसे इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, और इस वाले वायर का आएगा इधर इनवर्ड। मतलब इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, आपस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से सेंटर पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो जीरो मिलेगा। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्क्वायर लूप के वो जीरो मिलेगा। यानी कि ये जो स्क्वायर फ्रेम है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिमेट्री की वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 800 टर्न्स पर मीटर लेंथ
of solenoid, a current of 1.6 ampere flows through it. The magnetic field induction at the end of the solenoid on its axis is. जो सोलेनॉइड है उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी एक्सिस के अलोंग, वो आपको पूछा जा रहा है. कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो उसकी एक्सिस के ऊपर जो एंड पॉइंट्स होंगे, यानी कि सोलेनॉइड के जो एंड पॉइंट्स होंगे, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू. यानी कि सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी कंपैरिजन में एंड पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट हाफ होता है. याद रखना है ये. अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई और एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. एन की वैल्यू हमें दे रखी है 800 टर्न्स पर मीटर, तो ये 800 हो गया. आई की वैल्यू दे रखी है 1.6 डिवाइडेड बाई 2. इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 आएगा. 2 इंटू 8 यानी कि 16. 16 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25.6 इंटू पाई भी है यहाँ पे 3.14 इंटू 10 की पावर -5. थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे. इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये लगभग 8 के बराबर आएगा, यानी कि 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर, और पावर आएगी यहाँ पे -4. तो ये अपना फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा. ठीक है, तो इस सोलेनॉइड के एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला के बराबर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर is held perpendicular to the magnetic field of intensity 0.1 टेस्ला. The torque acting on the loop is. एक करंट कैरिंग लूप है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है करंट कैरिंग लूप के लिए NIAB sin थीटा. यहाँ पे थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर कॉइल को रखा गया है. मतलब कॉइल का जो प्लेन है, मान लो कॉइल ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, तो इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो आप खुद बताओ कि इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा, जो कि हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है, वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है. और अगर इस कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री. यानी कि इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? तो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि टॉर्क 0 लग रहा होगा. यानी कि इस करंट कैरिंग कॉइल पे जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 आएगी. तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी. तो जो लूप है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. एक सिंगल टर्न वाले लूप की ये बात कर रहा है, और इस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी बता रखा है. लूप की रेडियस हम आर मान लेते हैं. कोई भी करंट कैरिंग लूप हो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r. सिंगल टर्न वाले लूप के लिए फॉर्मूला ये होगा. अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते तो n से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है जी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स वैसे 1 है. सिंगल टर्न वाला कोई लूप है उसकी बात हो रही है. ओके, यहाँ पे जो लूप है उसका एरिया कितना होगा? तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. क्या फॉर्मूला होता है इसका? m इक्वल्स टू एन आई ए. ये इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है. ठीक है जी, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, i मतलब करंट और a मतलब एरिया ऑफ द कॉइल. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 लिए हैं तो n की वैल्यू 1 हो गई. i की जगह हमें देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें i कहीं भी नहीं है, तो i को हटाना पड़ेगा. तो i को हटाने के लिए यहाँ से क्या लिख सकते हो? b इंटू 2r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट लिख सकते हो, इंटू a आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे r भी आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें r भी कहीं नहीं है. तो r को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से r को आप लिख सकते हो a अपॉन पाई और इसका अंडर रूट. अंडर रूट मतलब पावर 1/2 भी इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा m इक्वल टू, देखो b इंटू 2 इंटू a, ये वाला a लिखा है मैंने अभी, अपॉन में म्यू नॉट, और ये जो r है
इसकी वैल्यू अब हम लिखेंगे अंडर रूट ए अपॉन पाई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा b, ये 2 आगे लिख देते हैं 2b और a की पावर 1 और a की पावर 1/2 यानी कि a की पावर 3/2 बन गया यहाँ पे। नीचे आएगा म्यू नॉट इंटू अंडर रूट पाई। तो ये अपना फाइनल आंसर है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी 2ba पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट इंटू अंडर रूट पाई, यानी कि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों आज के सेशन में हमने 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने कवर किए हैं। नए सेशन के अंदर हम 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।